In today's lecture, our topic is, first topic, explain what is stoichiometry. Explain what is stoichiometry and stoichiometric calculation. Stoichiometric calculations. Okay. वैसे तो our question is what is stoichiometry. एक्चुअली ये जो वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, उसको मैं लिखूंगा स्टोइकियोमेट्री. ओके, दिस स्टोइकियोमेट्री इज द रिजल्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. दो ग्रीक शब्दों का ये एडिशन है. जैसे पहला वर्ड जो है उसे कहते हैं स्टोइकियोन. ओके, स्टोइकियोन. और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन. तो स्टोइकियोन और मेट्रॉन, उसका कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. बच्चों, एक्चुअली स्टोइकियोन का मतलब ग्रीक शब्द है, उसका अंग्रेजी में मतलब है एलिमेंट. ओके, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर या फिर मेजरमेंट. तो एलिमेंट्स का मेजरमेंट उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसका मास से या फिर वॉल्यूम से कैलकुलेशन किया जाता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच measurement of mass or volume of reactant and product is carried out, it is known as stoichiometry. तो स्टोइकियोन और मेट्रॉन का कॉम्बिनेशन है स्टोइकियोमेट्री. और इस टॉपिक में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटी का मास से और वॉल्यूम से रिलेशन फाइंड करेंगे. टू अंडरस्टैंड स्टोइकियोमेट्री we have to understand a balanced chemical reaction. Okay, स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसके कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे. और इस चैप्टर के ऑथर ने मीथेन के पीछे पड़ गए, बराबर. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम मीथेन के कंबशन का एग्जांपल लेंगे. मीथेन undergoes combustion, complete combustion, so it gives, आपको मैंने सिखाया है जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, और जितने हाइड्रोजन हो उससे आधे वाटर मॉलिक्यूल ले लो. तो दो स्टेप हो गए ना, कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से आधे H2O. अब देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, राइट साइड के ऑक्सीजन चेक करो तो O2 और 2 into 1 2, टोटल 4 ऑक्सीजन हैं. यहाँ पे मैं 2 रखूंगा. तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन. इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमें 3 मेन टर्म्स समझने हैं. सबसे पहला टर्म जो आप जानते ही हो, इन दिस केमिकल रिएक्शन लेफ्ट साइड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स which are methane and dioxygen, and right side components are called product which are also known as carbon dioxide and water. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, बराबर, जो आप जानते होंगे. सेकेंड थिंग, कोई भी कंपोनेंट हो, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में सफिक्स में लिखा जाता है. द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट इज रिटन इन सफिक्स इन ब्रैकेट. सपोज वो गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में गैस लिखा जाता है, लिक्विड स्टेट में है लिक्विड लिखा जाता है, सॉलिड स्टेट में है सॉलिड लिखा जाता है. इतना ही दिया है. लेकिन अगर कोई एक्वायस स्टेट में है तो यहाँ पे एक्वायस भी लिख सकते हैं.
जैसे हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप एसिड बेस टाइट्रेशन करो या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस करो, उसमें मीडिया वाटर होता है, मीडिया इज वाटर। तो ऐसे कंपोनेंट के लिए एक्वायस वर्ड भी यूज किया जाता है। सो सफिक्स में फिजिकल स्टेट लिखेंगे। हमारी रिएक्शन में सभी कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है, तो सब में आपने देखा गैसियस लिखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, कोई भी सिंबल के आगे जो नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच आर प्रेजेंट बिफोर द सिंबल्स, they are known as coefficient, okay, and these coefficients are also called stoichiometric coefficient, okay. So remember, जो सिंबल्स के आगे नंबर्स होते हैं उनको कोएफिशिएंट कहते हैं। They are also called stoichiometric coefficient. They are representing mole numbers of component. वो components के mole number को represent करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन का यूज करके मास, वॉल्यूम और सभी के हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन डिराइव करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मोलिक्यूल, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मोल नंबर्स, स्टोइकियोमेट्रिक relation with respect to total number of molecules, stoichiometric relation with respect to mass in gram, stoichiometric relation in case of volume in liter, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन समझेंगे। कैसे? तो चलो मोलिक्यूल्स के हिसाब से इस इक्वेशन को लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 molecule of methane combines with 2 molecule of dioxygen, it gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water vapor, ओके। तो इसको सेंटेंस बना के भी आप लिख सकते हो, और आपको बुक में सेंटेंस बना के दिया है, हम टेबल ही बनाएंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। तो इसे ऐसा कहते हैं, 1 molecule of methane undergoes combustion with 2 molecules of dioxygen, it gives 1 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water। अगर इसी रिलेशन को मुझे मोल नंबर में एक्सप्रेस करना है, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 mole of methane combines with 2 moles of dioxygen and it gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water vapor। आपको लगेगा कि सर आप कहाँ से ला रहे हो ये सब? अरे यार, पहले तो बताया कि भाई सिंबल के आगे कोई नहीं है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1 मोल। यहाँ 2 है, ओके, तो दैट इज 2 मोल। यहाँ कोई नहीं है, 1 ले लो, 2 दिया है, 2 ले लो। तो बस यही तो किया हमने कि उसी रेशियो को बरकरार रखा है, 1:2, 1:2। अगर मोलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मोलिक्यूल के बारे में लिखो, मोल नंबर की बात हो रही है तो मोल नंबर के बारे में लिखो, ठीक है ना। चलो, ये जो थर्ड स्टेप है वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको पता होगा कि भी 1 मोल कोई भी क्वांटिटी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर जितनी, मतलब कितनी? 6.022 into 10⁻23। तो मोल नंबर को मैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1 मोल मतलब 1 into एवोगैड्रो नंबर जितने मोलिक्यूल्स
combines with 2 into Avogadro number जितने molecule, it gives 1 into Avogadro number carbon dioxide and 2 into Avogadro number जितने water vapor. ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसके बारे में हम इतना लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिखो तो 1 into 6.022 into 10⁻23 molecules of methane combines with 2 into 6.022 into 10⁻23 molecules of dioxygen gives 1 into 6.022 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide and 2 into 6.022 into 10⁻23 molecules of water vapor. ठीक है ना? तो ये stoichiometric relation with respect to molecule, with respect to mole, with respect to total number of molecules. Okay. चलो अब हम बात करेंगे रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मास। आपको पता है कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास उसका मोलिकुलर वेट जितना होता है, बराबर। जैसे आप नहीं बोलते कि सर ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो आप गिनते हो 16 2 32 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है ना? तो चलो समझते हैं। चलो यहाँ देखो 1 मोल मीथेन दिया है तो उसका टोटल मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 है तो 4 1 जा 4, तो आंसर आएगा 16 ग्राम कार्बन। कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 2 2 जा 4, तो 16 4 जा 64 ग्राम, तो यहाँ ऑक्सीजन यूज होगा 64 ग्राम। इट प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, तो ओवरऑल होगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनली 2 मोल्स ऑफ वाटर। बच्चों वाटर का मोलिकुलर मास ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, तो टोटल हो जाएगा 18 ग्राम, तो वो हमें देगा 18 2 जा 36 ग्राम। So if I am calculating mass of every reactant and product, so I would say that 16 gram of methane combines with 64 gram of dioxygen, it gives 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. So if we express this equation in the terms of mass, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 16 ग्राम मीथेन का कंबशन 64 ग्राम ऑक्सीजन ने किया और उसने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर बनाया। तो ये जो रिलेशन है उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मास। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आप देख सकते हो सभी जगह पे गैसियस स्टेट दिया हुआ है, इवन दो वाटर इज आल्सो इन वेपर फॉर्म। तो मैंने आपको आगे समझाया था कि भाई एसटीपी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर कोई भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इस गैस को आइडियल गैस सोचूं, आइडियल गैस का मतलब है, डिटेल में चैप्टर 5 में आएगा आइडियल गैस क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। सही में कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकता। आइडियल का मतलब जिसका बिहेवियर एकदम न्यूट्रल हो, न किसी मोलिक्यूल से अट्रैक्शन हो, न किसी कंपाउंड में फॉर्मेशन हो, ऐसे गैस को आइडियल गैस कहते हैं। आई विल टीच यू इन चैप्टर नंबर 5। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर, बराबर। ये इतना डीप में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं
कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। देखो, जैसे कोई बाइक लेने गया तो बजाज पल्सर 150 सीसी आपने परचेस की, लेकिन उसकी वेबसाइट पे उसके कैटलॉग में उसकी एवरेज लिखते हैं वो लोग 70 किलोमीटर पर लीटर, माइलेज बोलते हैं उसको। लेकिन जैसे ही आप उस बाइक को लोगे तो आपकी माइलेज मैक्सिमम 55 ही आती है, मैक्सिमम 60। क्यों? इसका रीजन है कि वो लोग जो माइलेज लेते हैं ना, उस माइलेज में ऊपर कोई बैठता नहीं। पहली बात ये है, वो लोग ऐसे ही मशीन पर बाइक को रख के विदाउट एनी वेट उसकी माइलेज डिसाइड करते हैं। उसे आइडियल माइलेज कहते हैं कि मैक्सिमम उतना हो सकता है। सेम वे हमारे आसपास जितने भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फ्लोरीन, F2 गैस, Cl2, एनी हाउ, उन सभी गैसेस का वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर, जो हम न्यूमेरिकल्स में लेंगे। लेकिन अगर वो आइडियल हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा लेते हैं, बराबर? ओके, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने 22.4 पढ़ाया था और ले लिया 22.7। 22.7 is only for this theory. In all the numerical, we will take 22.4 liter. ठीक है? So now relation with respect to volume. वॉल्यूम के हिसाब से हम रिलेशन डिराइव करते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 मोल ऑफ मीथेन, किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम लेना है बच्चों 22.7 लीटर। तो 1 इंटू 22.7 लीटर जितना मीथेन कंबाइंस विथ 2 मोल डाइऑक्सीजन है ना, तो 2 इंटू 22.7 मतलब 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से कंबशन होगा, और वो देता है 1 मोल ऑफ CO2, मतलब 1 इंटू 22.7 तो 22.7 लीटर बनेगा। एंड 2 मोल वाटर वेपर बन रही है, तो लिखेंगे 2 इंटू 22.7, आंसर इज 45.4 लीटर। तो इस रिलेशन को ऐसा बोलते हैं कि 22.7 लीटर ऑफ मीथेन undergoes combustion process with 45.4 liter dioxygen and gives 22.7 liter of carbon dioxide and 45.4 liter of water vapor. So this is known as stoichiometric relation between reactant and product with respect to different parameters. Okay, तो हमारी बुक ने ये जो एवोगैड्रो नंबर वाला है वो लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। If this theory is asked in your examination, so you have to draw this table. Otherwise, you can make equation or sentence by using this data. आप टेक्स्ट बुक के जैसे डेटा बना के लिखो तो भी चलेगा, और ऐसा शानदार टेबल बना दो तो टीचर खुश हो जाएगा, तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली स्टोइकियोमेट्री ने हमें समझाया कि बच्चों मोलेक्यूल के जो नंबर होते हैं वो मोल नंबर कहलाते हैं। मोल नंबर आपको पता है तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास का रिलेशन डिराइव कर सकते हो, और अगर मास पता है या मोल पता है तो आप वॉल्यूम की भी डेटा इक्वेशन से कलेक्ट कर सकते हो। So these all are related to each other. In our textbook, volume is not given. You can add it. And finally, आपको कहा है कि भाई डेंसिटी अगर किसी की फाइंड करनी है तो एक फॉर्मूला यूज करो, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस का रेशियो। So density is equal to mass by volume. So this theory is called what is stoichiometry and what is stoichiometric calculations. इस थियरी पर डिपेंडेंट कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट अस सी इन द टेक्स्ट बुक।
इलस्ट्रेशन नंबर 1.3 पेज नंबर 22 उस पर दिया है। ओके, स्टोइकियोमेट्री उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। प्रश्न है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, calculate the amount of water in gram produced by the combustion of the 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको बता दो, एक ही इक्वेशन पर आप हजारों क्वेश्चंस बना सकते हो, इसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। Question is that calculate the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane. Clear? तो पहले तो आपको प्रश्न होना चाहिए सर कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये लोग आपको इक्वेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर इक्वेशन नहीं दी है तो आपको खुद बनानी होगी। बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं। वो ब्रह्मास्त्र पूरे केमिस्ट्री का एक ब्रह्मास्त्र है। ओके, वो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको मोल नंबर फाइंड करने हो, मोल नंबर, तो रूल याद रखिएगा, इफ यू हैव गिवन मास, अगर आपको वेट दिया है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करो। अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है तो 22.4 से डिवाइड करो। अगर आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिए हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। अगर आपको कोई गैस की बात की है तो पीवी अपॉन आरटी का फॉर्मूला लगाओ। और अगर आपको सॉल्यूशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर करना है। ये लास्ट वाला फॉर्मूला 12th में काम में आएगा, बराबर। ये 5th लेसन में आएगा। अभी इस पर फोकस करते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड मोल नंबर, तो अगर आपको वेट दिया है मोलर मास, उससे डिवाइड करो तो मोल मिलेगा। वॉल्यूम है तो 22.4 से डिवाइड करो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा मोल नंबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना ग्राम वाटर मिलेगा? ठीक है ना। इसके आंसर में मुझे इक्वेशन लिखना है। मीथेन undergoes combustion with dioxygen, it produces carbon dioxide gas and water vapor. ओके, इतना आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप अपने रूल का यूज करके रिएक्शन बना सकते हो। चलो, इसके सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा आपको दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो। बच्चों यहाँ पे आपको दिया है 16 ग्राम मीथेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं लिखूंगा फॉर मीथेन मोलेक्यूल, फॉर मीथेन मोलेक्यूल। मीथेन का आपको वेट दिया है 16 ग्राम। तो देखो, इफ यू हैव गिवन वेट, सो डिवाइड बाय मोलेकुलर मास। तो सबसे पहले मीथेन को मोल में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगा मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास। अच्छा, कितना ग्राम है मीथेन? 16 ग्राम। व्हाट इज मोलेकुलर मास ऑफ मीथेन? आपको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 4 1 4, टोटल 16 हुआ। तो वेट भी 16, मोलर मास भी 16, मतलब 1 मोल मीथेन का कंबशन हुआ। कितने मोल मीथेन का कंबशन हुआ? 1 मोल। अच्छा, यहाँ पे आपको वाटर पूछा है ना। देखो यहाँ लिखेंगे हम फॉर वाटर। जैसे ही आपको किसी का मोल नंबर मिल जाए ना, सीधा इक्वेशन में जाने का। इक्वेशन में देखो 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल वाटर। रिलेशन तो देखो, 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर।
तो यहाँ पे वही तो दिया है, 1 मोल ऑफ मीथेन कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मोल नंबर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मोल। सीधा आंसर आ गया कि भाई 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल वाटर, तो यहाँ 1 मोल ही तो है, तो वो 2 मोल पानी देगा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर इज ऑब्टेन। ओके, तो आप ही सोचो वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होगा 2 1 जा 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल है 18 ग्राम पर मोल। तो सीधी बात है बच्चों, 1 मोल का वेट है 18 ग्राम, 1 मोल का वेट है 18 ग्राम, तो 2 मोल का वेट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो यहाँ पे आता है 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ो तब तक एक चीज याद रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर इजीएस्ट कैलकुलेशन इन होल केमिस्ट्री। उसमें सिर्फ आपको मोल नंबर की कंपैरिजन करनी है। वेट पूछा है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम पूछा है 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो फिर से इस न्यूमेरिकल में हमने वेट को कन्वर्ट किया मोल में और मोल को कन्वर्ट किया वेट में, तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको, ये प्रश्न आपको 2 मार्क्स में पूछा है या फिर 3 मार्क्स में पूछा है तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है। बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमसीक्यू। अगर आपको ये प्रश्न एमसीक्यू में पूछा है तो कोई मजूरी नहीं करनी है, ओनली स्मार्ट वर्क। कैसे, देखो, मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस 2 H2O, ठीक है ना। चलो आप ही मुझे बताओ 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है, 16 ग्राम, और 2 मोल वाटर का मास होता है 2 इंटू 18 मतलब 36 ग्राम। सीधा आंसर आ गया, बराबर। 1 मोल ऑफ मीथेन का मास 16 ग्राम, इट गिव्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, तो सीधा आ गया ना आंसर 36 ग्राम। तो एमसीक्यू है तो इतना ही समझो, यू कैन गेट डायरेक्ट आंसर। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको इसमें ग्रिप आती रहेगी और इजीली आप कैलकुलेशन भी कर पाओगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 1.4, जो स्टोइकियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं, बराबर। सो सी ऑन द पेज नंबर 22, प्रश्न कुछ ऐसा है, हाउ मेनी moles of methane, how many moles of methane are required, how many moles of methane are required to produce 22 ग्राम of carbon dioxide। उसमें मैं एक क्वेश्चन और भी ऐड कर रहा हूं कि how many moles of oxygen is required for production of 22 ग्राम of carbon dioxide। ओके, तो प्रश्न मीथेन के पीछे ही पढ़े टेक्स्ट बुक वाले, तो पहले मैं उसका इक्वेशन लिख देता हूं कि इफ वी टेक combustion of methane, so it produces carbon dioxide and water vapor। ओके, अगर मीथेन का कंबशन होता है तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलती है। ओके, तो मैंने सीखा है वैसे, पहले एक काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमें डेटा किसका दिया है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पहले उसकी कैलकुलेशन करनी है
So I am writing here for कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका मास दिया है 22 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है 22, उसका मोलर मास हमने अभी अभी लास्ट न्यूमेरिकल में पढ़ा 44 ग्राम, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 2 32, 44 ग्राम। तो यहाँ पे प्रोड्यूस करना है 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डेटा आपको वेट में दिया था उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब सीधा इक्वेशन में जाएंगे। अगर हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो 1 मोल मीथेन चाहिए ना। आप रिलेटिव रेशियो देख लो, 1 मोल combines with 2 mole gives 1 mole and 2 mole. तो बस here we will write for methane gas we can say that मीथेन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि if you want to produce 1 mole of carbon dioxide, so you need 1 mole of methane, okay. But here you have how many moles of carbon dioxide? So if you want to 0.5 mole of carbon dioxide, you need how much moles of methane? आपके पास मीथेन के कितने मोल्स होने चाहिए? तो बहुत सिंपल सी बात है, मोल नंबर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, 1 1 कैंसल, सो योर आंसर इज 0.5 मोल। तो आपका फाइनल आंसर होगा 0.5 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, ठीक है। तो कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हो उसमें माइंड में क्लियर रखना है बच्चों। क्या क्लियर रखना है? जो डेटा दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर वेट पूछा है मोलर मास से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम पूछा है 22.4 से मल्टीप्लाई, ऐसा करना है। फिर मैंने साथ साथ में एक क्वेश्चन और भी ऐड किया कि मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए। तो यहां मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूं फॉर ऑक्सीजन गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस की कैलकुलेशन। चलो इक्वेशन में देखो, अगर आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो तो फिर कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल। तो हियर वी कैन राइट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन requires 2 mole of oxygen. So here we have produced how many mole CO2? 0.5 mole CO2. तो 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन के चाहिए? सो मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1, सो आंसर इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी कैलकुलेशंस को बच्चों कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ओके। विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आज मैं आपको एक जोरदार खतरनाक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं जो लॉजिकली बहुत अच्छा है, बराबर। क्वेश्चन ऐसा है कि मिस्टर राहुल गांधी शायद आपको करने के लिए भी दिया होगा, दिया था बच्चों करने के लिए, यस और नो? युग आपको दिया था करने के लिए बेटा? सर कौन सा? राहुल गांधी ऐसा करके कुछ करवाया था? नो। ओके ओके।
तो हियर योर क्वेश्चन इज, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऐसे तो इच्छा थी कि आपको खुद सॉल्व करने के लिए दूं, देखते हैं, चलो ना। प्रश्न है, राहुल गांधी डोनेट्स 1000 crores of gold atom. Rahul Gandhi donates 1000 crores of gold atom per second. ओके, एक ही सेकंड में 1000 करोड़ गोल्ड एटम डोनेट करते हैं टिल 1 year. ओके, टिल 1 year. So after 1 year, how many rupees, वैसे तो हाउ मच होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। So how much rupees are donated by Rahul Gandhi? राहुल गांधी ने एक साल में टोटल कितने रुपए डोनेट किए होंगे? और डेटा में याद रखो, गोल्ड का एटॉमिक मास है 197 यूनिफाइड मास, और इसके साथ साथ 10 ग्राम जितना गोल्ड है, 1 तोला, उसका वेट, उसका प्राइस है बच्चों 50,000 रुपीज। ओके, इतना डेटा आपको दिया होगा। राहुल गांधी एक साल तक हर सेकंड में 24/7 1000 करोड़ ऑफ गोल्ड एटम डोनेट करते हैं, और पूरे एक साल तक वो डोनेट करते रहे, तो फाइनली कितना पैसा, मतलब रुपया, उन्होंने डोनेट किया होगा? दिस कंसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, मोल नंबर पर डिपेंडेंट पूरा प्रश्न है। ओके, तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज का 23 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, देखो, प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई A combines with B2, it gives AB2, ऐसी कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटली लॉजिक बेस्ड प्रश्न है और उसका आंसर हम सोचेंगे। चलो, इसका पहला प्रश्न है कि अगर 300 एटम्स ऑफ A combines with 200 molecules of B2, so which would be limiting reagent? इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो एक सीधा सा लॉजिक आपको चलाना है कि अगर 1 मोल A है तो उसके साथ 1 मोल B2 कंबाइन होता है ना। 1 मोल ऑफ A combines with 1 मोल ऑफ B2, तो 300 एटम्स ऑफ A के साथ कितने एटम्स ऑफ B2 होना चाहिए? 300 होना चाहिए ना। 1 needs 1, so 300 needs 300। चलो आप ही सोचो, B2 300 जितने हैं उससे ज्यादा है या उससे कम है? कम है ना। तो B2 होना चाहिए 300, लेकिन 200 है, कम मात्रा में है। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? B2 होगा। लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी B2। ठीक है, या रेशियो खास देखना है, 1:1 है। चलो, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा। 2 मोल ऑफ A combines with 3 मोल ऑफ B। इसका आंसर मैं ही दे देता हूं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। 2 मोल ऑफ A combines with 3 मोल ऑफ B लिखा है। बच्चों ऊपर देखो, यहाँ पे हमें B नहीं लेना है, क्या लेना है? B2। तो अगर मैं 3 मोल ऑफ B एटम को B2 मोलेक्यूल में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा 1.5 मोल ऑफ B2। तो ध्यान से देखना है, यहाँ B2 दिया होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बोरोन एटम दिया है, आपको मोलेक्यूल चाहिए।
सो 3 मोल ऑफ B इज इक्वल टू 1.5 मोल ऑफ B2 आएगा। चलो आप अब उसका आंसर सोचो, कैसे सोचना है। 1 मोल A needs 1 mole B2. 1 mole of A needs 1 mole of B2. So students, 2 mole of A needs 2 moles of B2. अगर 1:1 रेशियो है तो नीचे 2:2 होना चाहिए, लेकिन B2 तो उससे भी कम है, 2 मोल है नहीं है, तो होना चाहिए 2 मोल, लेकिन उससे कम है। तो इस केस में बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? B2। ओके, if you understand the concept, so give me thumbs up quickly. If you understand the concept, give me thumbs up please, so I can go further. Okay, छोटे छोटे प्रश्न है। चलो थर्ड वन, उसमें लिखा है बच्चों 100 atoms of A combines with 100 molecules of B2. 100 atoms of A combines with 100 molecules of B2. चलो आप बताओ, what should be limiting reagent? I am waiting your answer. सोच के बताना है। 100 के सामने 100 मोलेक्यूल हो तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? 100 मॉलिक्यूल। ए या B2 दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? अरे यार, बी कॉन्फिडेंट। 1:1 है, 100:100 ही है, तो सभी का सभी कंज्यूम हो जाएगा। चटनी के साथ वड़ा पाव सब कुछ सफाचट, तो कोई बचेगा ही नहीं। तो जितना प्रपोर्शन चाहिए उतना दिया है, सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस डेटा। बराबर, 100 के सामने 100 मोलेक्यूल्स होने चाहिए, 100 ही है, तो कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। तो ध्यान से देखना है, यहाँ आपको बोरोन एटॉमिक फॉर्म में दिया है, आपको मोलेक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है B2 में। तो क्या बनेगा बच्चों? 2.5 का आधा होता है 1.25 मोल ऑफ B2। बराबर, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई फैमिली मेंबर्स पिक्चर देखने गए, 8 लोग पिक्चर देखने गए हैं, और 8 जो है हस्बैंड वाइफ ही गए। तो वहां टिकट विंडो पे जाके आप क्या कहोगे कि भाई 4 कपल टिकट्स देना। तो नंबर ऑफ टिकट 8 है, लेकिन कपल टिकट्स का मतलब है 2 नजदीकी कुर्सियां। तो समझ गए आप ऐसा बोलोगे कि भाई 4 × 2 टोटल 8 टिकट चाहिए। सेम वे यहाँ पे बच्चों बोरोन एटॉमिक फॉर्म में है, तो B2 फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? 1.25, उससे आधा। चलो मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही से चाहूंगा। चलो इस केस में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? B2। B2, वेरी गुड। चलो यहाँ पे आप समझ गए 5 मोल नीड्स 5 मोल, लेकिन यहाँ तो 1.25 है, लेसर अमाउंट ऑफ सेकंड रिएजेंट, so that's why limiting reagent should be B2. Okay, and finally last one, उसमें दिखा है बेबी, प्रश्न है 2.5 मोल ऑफ A combines with 5 mole of B, so what would be limiting reagent? Give me answer. नहीं होगा सर। No। very good. तो 2.5 मोल ऑफ A combines with 5 मोल ऑफ B, तो 5 का आधा होता है 2.5 मोल ऑफ B2, तो दोनों 2.5 ही है। So all the reactant will consume out in reaction, so no limiting reagent is present. तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो व्हाट दे वांट टू से इन केमिकल रिएक्शन। तो एक बार मैं आपको
समझा देता हूं टेक्स्ट बुक के लाइंस. Many times reactions are carried out with the amount of reactants that are different than the amount of reactant in balanced chemical reaction. The amount of one reactant is less than other reactant. So the reactant which has less amount, it will totally consume in chemical reaction and reaction will stop. Whatever will be the amount of other reactant, reaction बंद हो जाएगी, दूसरे की concentration कोई भी हो. So in this case, the reactant which has less amount, it will limit the production of product in chemical reaction. वो limit में रखता है product को और इसलिए उसे क्या कहेंगे? Limiting reagent. Okay.